हे गाइस, वेलकम अगेन। आइए आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रहेगा हमारा उपसहसर्जी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसे कहा जाता है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आखिरकार हम देखते हैं कि उपसहसर्जी रसायन होता क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। उपसहसंयोजी रसायन, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत उपसहसर्जी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम उपसहसर्जी रसायन कहते हैं। तो उपसहसर्जी रसायन की डेफिनेशन हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उपसहसर्जी रसायन कहलाता है। तो उपसहसर्जी रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसहसर्जी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे फिटकरी हो गया, फिटकरी इसी के अंतर्गत, और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो गया, F4FeCN6, ये सभी उपसहसर्जी यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। तो चैप्टर हमारा इसी के ऊपर पूरा बेस्ड रहेगा, उपसहसर्जी यौगिकों के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं आणविक यौगिक यौगिक से। आइए चैप्टर शुरू करें। और पहला ही क्वेश्चन बनेगा हमारा प्रश्न, आणविक या योगशील यौगिक किसे कहते हैं? योगशील यौगिक को हम जो है यहाँ पर योगात्मक यौगिक भी कह सकते हैं। योगात्मक यौगिक भी कह सकते हैं। तो आणविक या योगशील यौगिक आखिरकार होता क्या है, हम देखेंगे इसको। तो इसका उत्तर आणविक या योगशील यौगिक, आणविक मतलब दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर के बना हुआ यौगिक आणविक यौगिक, या योग से बना हुआ यौगिक जो कि स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, उसे हम योगशील यौगिक, ये योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो हम इसकी सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, भाई दो या दो से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व वाले अणु आपस में सरल अनुपात में जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व वाले, इनका अस्तित्व कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र अस्तित्व वाले अणु
आपस में सरल अनुपात में जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं, या इसे हम योगात्मक यौगिक भी कहते हैं। तो योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन भी हम इसको लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सामान्य लवण एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर पुनः क्रिस्टल किया जाता है, तो क्रिस्टल के फलस्वरूप एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। नए यौगिक को हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जो नए यौगिक प्राप्त होता है, उसे हम कौन सा यौगिक कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। इस नए यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों में से जो आपको अच्छे लगे वो डेफिनेशन याद रख सकते हैं। जैसे आणविक या योगशील यौगिक की डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व वाले अणु आपस में सरल अनुपात में जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। या दो या दो से अधिक सामान्य लवण एक निश्चित अनुपात में मिलकर के, कैसे लवण? सामान्य लवण एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोल करके पुनः क्रिस्टल किया जाता, तो क्रिस्टल के फलस्वरूप एक नया यौगिक बनता है। जब जल में घोल कर क्रिस्टल बनाते हैं तो उसका फलस्वरूप क्या बनता है? एक नया यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस नए यौगिक के क्रिस्टल को या नए यौगिक को हम क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4Fe या हम लिख सकते हैं यहाँ पर फिटकरी ले सकते हैं, मोहर लवण ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लूँ फिटकरी K2SO4 Al2SO4 3.24H2, ये फिटकरी, ये भी एक कैसा यौगिक है? आणविक या योगशील यौगिक है। और ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये भी आणविक या योगशील यौगिक होता है। तो आणविक या योगशील यौगिक हमने जाना। अब हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आई होप कि डेफिनेशन सभी को समझ में आया होगा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आणविक या योगशील यौगिक कितने प्रकार का होता है। तो आणविक या योगशील यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। आणविक या योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं। जानते हैं हम दोनों प्रकारों को। आणविक या योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं।
आणविक या योगशील यौगिक जो है दो प्रकार का होता है। पहला है द्विक लवण, दूसरा प्रकार है हमारा संकुल यौगिक, संकुल यौगिक या उप सह संयोजी यौगिक, संकुल यौगिक या उप सह संयोजी यौगिक। तो ये दो प्रकार का हमारा आणविक या योगशील यौगिक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम द्विक लवण को कि आखिरकार द्विक लवण होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे द्विक लवण, द्विक लवण यानी दोहरा लवण भी इसे हम बोल सकते हैं। तो द्विक लवण एक ऐसा यौगिक होता है जो क्रिस्टलीय अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, परंतु जैसे ही इसको जल में घोला जाता है ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे हम फिटकरी की बात करें, क्रिस्टलीय फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब पानी लगाते हैं उससे तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो द्विक लवण हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे आणविक या योगशील यौगिक, ऐसे आणविक या योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, परंतु जलीय विलयन में ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। द्विक लवण ऐसे आणविक या योगशील यौगिक होते हैं जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, परंतु जलीय विलयन में ये अपना आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो जल में घुलने पर ये अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, क्या है, विभक्त हो जाते हैं तथा ये जो है ये यौगिक इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है, सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। इनमें जो है सभी आयनों का परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लें फिटकरी या मोहर लवण या फिर कार्नेलाइट ले लें, तो ये ऐसे यौगिक होते हैं जो क्रिस्टली फॉर्म में तो रहते हैं, इनका अस्तित्व रहता है, परंतु जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे मैं फिटकरी की बात करता हूँ, सबसे पहला एग्जांपल है अपना फिटकरी का। फिटकरी, यदि मैं इसके क्रिस्टली फॉर्म की बात करूँ तो क्रिस्टली फॉर्म में ये K2SO4 Al2SO4 थ्राइस पॉइंट में
H2O फॉर्म में रहता है। यदि इसे हम जलीय विलयन में घोल दें तो ये अपना आयनों में विभक्त हो जाएगा, यानी जो है अपने अलग अलग आयनों में ये बन जाएगा। तो यहाँ पर K2SO4 एक आयन ये अलग, दूसरा आयन ये अलग, तो यहाँ पर ये जो है K2SO4 अलग हो जाएगा प्लस Al2SO4 3 ये अलग हो जाएगा प्लस 24 H2O का मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो हमने लिखा है कि इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। यानी घटक आयन जैसे K2SO4 से बना था, तो हम यहाँ पर जो है K2SO4 का परीक्षण भी कर सकते हैं। Al2SO4 भी जुड़ा था इससे, तो Al2SO4 का भी हम यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं। तो अलग अलग परीक्षण इनका किया जा सकता है। या फिर हम देखें कि ऐसे आणविक या योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व तो ठोस अवस्था में तो होता है, यानी ठोस अवस्था में ये फिट कर अपने क्रिस्टलीय फॉर्म में है, परंतु जलीय विलयन में ये जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जलीय विलयन में ये आयन अलग हो जाएगा और ये आयन अलग हो जाएगा, जल के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये जलीय विलयन में जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पर, सेकंड वाला कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट जो है ये भी इसी फॉर्म का एक यौगिक है। कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl(MgCl2) इनटू में 6H2O, 6H2O ये है कार्नेलाइट का सूत्र। तो हम इसे जब जल में घोलेंगे तो ये जो है KCl अलग हो जाएगा प्लस MgCl2 अलग हो जाएगा प्लस 6H2O अलग हो जाएगा, यानी ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो ये अलग अलग आयन जो है अपने अपने अलग अलग आयनों का परीक्षण देंगे। जैसे चाहे तो आप लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं मोहर लवण का। मोहर लवण भी इसी तरह का एक यौगिक है जो क्रिस्टलीय फॉर्म में तो अपना अस्तित्व रखता है, परंतु जब हम उसे जल विलयन में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे FeSO4 मोहर लवण, मोहर लवण हम देखें इसका फॉर्मूला FeSO4 NH42 SO4 पॉइंट में 6H2। ये मोहर लवण का सूत्र है। जब जल में हम इसे घोलेंगे तो ये वापस से अपने आयनों में यहाँ पर टूट जाएगा, यानी FeSO4 यहाँ से अलग हो जाएगा प्लस अमोनियम NH4 2SO4 अलग हो जाएगा प्लस यहाँ से जो है 6H2O को मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो द्विक लवण हम ऐसे यौगिकों को कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय फॉर्म में तो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, परंतु जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। आइए बात करते हैं संकुल यौगिक की। दूसरा हमारा जो है संकुल यौगिक, ये इसी को हम जो है उपसह संयोजी यौगिक भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजी यौगिक भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो आखिरकार इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम, इसके डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि ऐसे आणविक यौगिक, ऐसे आणविक यौगिक ऐसे आणविक या योगशील यौगिक, योगशील भी लिख सकते हैं हम, जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में तो रहता है, ठोस अवस्था में तो रहता है और साथ में जलीय विलयन में भी
विलयन में भी ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होते, में भी ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। उन्हें संकुल यौगिक या उपसर्जक यौगिक कहते हैं। उपसर्जक यौगिक कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर इसका जो संकुल लवण का ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं। यानी इसका दूसरा जो है पॉइंट हो जाएगा कि ये जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं। अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं। ये कैसे यौगिक होते हैं? संकुल यौगिक होते हैं। तो भाई ये जलीय फॉर्म में भी रह सकते हैं और क्रिस्टलीय फॉर्म में भी रह सकते हैं, लेकिन जो द्विक लवण है वो केवल ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। ये जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, लेकिन ये अपने सभी आयनों का परीक्षण जलीय विलयन में नहीं देते। जिससे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यानी K4FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एक और ले लूँ जैसे, ठीक है, इसका सेकंड ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड AgNH3 2Cl, डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड फर्स्ट ऑक्सीकरण अंक। तो ये ऐसे यौगिक है, इन्हें यदि हम जल में घोलें तो भी ये अपने क्रिस्टलीय फॉर्म को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे मोहर लवण जो है हमारा द्विक लवण के अंतर्गत आ जाता है, कार्नोलाइट द्विक लवण के अंतर्गत आ जाता है, जबकि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इस टाइप के जितने भी यौगिक होते हैं वो सभी संकुल यौगिक या उपसर्जक यौगिक कहलाते हैं। द्विक लवण ये जल में घोलने पर अपने सभी घटक का परीक्षण देते हैं, जबकि ये सभी घटक का परीक्षण नहीं देते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक रहेगा द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर। तो चाहे तो अंतर इसी में से हम बना करके लिख सकते हैं। जैसे द्विक लवण ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे आणविक या युगल यौगिक होते हैं जो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में रहते हैं, जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसका पॉइंट लिख सकते हैं हम कि ये जलीय और क्रिस्टलीय दोनों फॉर्म में रह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं कि इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है, परंतु इसमें हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा कि जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं। तो ये दो पॉइंट और एक एग्जांपल लिख देंगे। और भी हम लिख सकते हैं कि द्विक लवण जो है धातु आयनिक बंध बनाती है, जबकि ये उपसहसंयोजी बंध बनाती है। धात्विक बंध बनाता है, धातु आयनिक बंध, जबकि ये उपसहसंयोजी और कभी कभी जो है धात्विक बंध इनके अंतर्गत बन जाता है। तो ये था हमारा द्विक लवण और संकुल यौगिक। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू।